क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? एक तरफ बातचीत की मेज सजी हुई है, दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन अब भी आसमान चीर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। कुवैत में सायरन बज रहे हैं, हॉर्मुज पे दुनिया की नजरें टिकी हैं और तेल बाजार फिर से कांपने लगा है। सवाल यह है, क्या यह शांति की ओर बढ़ते कदम है या फिर बड़े युद्ध से पहले की खामोशी? आज बात करेंगे उस संघर्ष की जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डील होगी या युद्ध? ये जो युद्ध विराम है, ये टूटेगा या फिर शांति आएगी? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की अमेरिका को चेतावनी, लेबनान पर हमले से संघर्ष विराम टूट सकता है। ये रेड लाइन अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को दो टूक बता दी है। किसी भी मोर्चे पर हमला संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। संघर्ष विराम टूटने के लिए अमेरिका, इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार रहेंगे, ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है। संघर्ष विराम सभी मोर्चों पर बिना संदेह लागू है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। हॉर्मुज के पास क्वेशम द्वीप और सिरिक में यूएस फोर्स ने स्ट्राइक की। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस में लिया गया एक्शन बताया है। फारस की खाड़ी में भयंकर बमबारी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बरसाया बारूद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएस फोर्स का भीषण हमला। आईआरजीसी के अहम ठिकानों को बनाया निशाना। आधी रात को बदले की कार्रवाई हुई, भयानक तबाही। अमेरिका और ईरान का सीजफायर सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। डिप्लोमेसी से डील फाइनल करने की कोशिशों के बीच पश्चिम एशिया में जमकर धमाके हो रहे हैं। सबसे ज्यादा संकट फारस की खाड़ी में है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में यहां 2 बार हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर डबल स्ट्राइक की है। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक केशम द्वीप और सिरिक में सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया। केशम में ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया है, जबकि सिरिक के गोरुक में रडार साइट पर बम बरसाए गए। ये दोनों ही द्वीप हॉर्मुज के पास हैं, लिहाजा यहाँ किया गया हमला रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि सिरिक आइलैंड के गोरुक में मौजूद ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस हमले को सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था, जो अंतर्राष्ट्रीय जनक्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। इसीलिए यूएस फोर्स ने जवाबी हमला किया। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे हमलावर ड्रोन्स को नष्ट कर दिया।
अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल ड्रोन ऑपरेशन और निगरानी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसीलिए यहां हमला किया गया। केशम द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पर्शियन गल्फ में अपनी रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। ये द्वीप हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बहुत करीब है। यहाँ से ईरान पूरे क्षेत्र की समुद्री आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से ईरान को यहाँ अपनी नौसेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने में मदद मिलती है। केशम को एक फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। ये ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। डील के ड्राफ्ट में यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। ईरानी मीडिया ने यह बात कही है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब तक अमेरिका अपने इनरिच यूरेनियम को खत्म नहीं कर देता, डिस्ट्रॉय नहीं कर देता या अपने देश से बाहर नहीं भेज देता, तब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक शांति समझौता नहीं हो सकता। यह अहम खबर इस वक्त आ रही है इनरिच यूरेनियम को लेकर ईरानी मीडिया के हवाले से। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में मेरे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ा है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, सैन्य और रणनीतिक मामलों में मुझे लगता है आपका गहरा अनुभव इस चर्चा को एक नया दृष्टिकोण देगा। मेरे साथ डॉक्टर दीपक बोहरा साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और बोहरा साहब किसी भी पैनल से जुड़ना 4 चांद लगा देता है आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए। मेरे साथ प्रमित मुखोपाध्याय साहब यूएसए से जुड़ रहे हैं, मुखौडे कार्तिक गौर साहब जुड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हैं दुबई से, और कुछ ही देर में ईरान से मेरे साथ नजर अब्बास साहब भी जुड़ेंगे, जो तेहरान का दृष्टिकोण क्या है वो हमारे सामने रखेंगे। शुरुआत बोरा साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। इंटेंट दोनों देश नहीं चाहते कि साहब युद्ध नहीं चाहते दोनों देश, ये बात समझ में आ रही है, वरना अब तक झगड़ा हो चुका होता। लेकिन सवाल ये है, क्या इनरिच यूरेनियम ही एक बड़ा मुद्दा है, या आपको लगता है कि ट्रंप साहब ने ओबामा साहब से हुई डील को इतना कुछ कह दिया है कि अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि उससे खराब डील साइन कर सके ईरान के साथ? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना नहीं बात नहीं करूंगा, इसके पास इतनी मिसाइलें हैं, उसके पास उतनी मिसाइलें हैं, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये सब वो अफसाना होता है कि वो यहाँ से मिसाइल फेंकेगा, फिर ऊपर से आएगा, फिर चंद्रमा से आएगा। ऑल दिस इज रबिश, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सच्चाई ये है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सर, मैं दक्षिण सूडान में आपका राजदूत रहा हूँ, सूडान में आपका राजदूत रहा हूँ। वहाँ पे जब मैं था 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक स्टोर खोला था, उसका नाम था जित, JIT। वो जीतू पटेल ने खोला था, एंड वी यूज्ड टू जोक ये जस्ट इन टाइम है, क्योंकि वहां पर दक्षिण सूडान को मार मार के उसको खत्म कर दिया था। तो उसने मुझे एक कॉन्वर्सेशन भेजी है विद अ फॉर्मर ईरानियन मैनेजर। सुन लीजिएगा, ये ईरानियन कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जो मेरे पास आया है। आई रिसीव्ड योर कॉल बट कुडंट हियर यू। हमारा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत प्रतिबंध है। ये ईरानियन जो ईरान में बैठा कह रहा है। फिर उसने, ये जीतू साहब उससे पूछते हैं, भाई सब ठीक ठाक है? कहता है, मेरे बच्चा, मेरा बेटा और मैं जिंदा तो हैं, लेकिन हम मुर्दा लाशों की तरह हैं। खाने को नहीं है हमारे पास, हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये ईरानियन, या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है जिसने मुझे भेजा, आज तक तो झूठ नहीं बोला। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और ये लिखता है हजारों लोग मर गए हैं। इंटरनेट बंद हो गया था, अभी कुछ जरा चला है, फिर से वो बंद करें, अब ये उसने बताया है। सो मेरा मानना है सर, किसके पास जितनी मिसाइलें हैं, इट्स इररेलेवेंट। अभी क्या हो रहा है कि उसका गला दबाया जा रहा है इकोनॉमिकली। ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा, जिन देशों में मैं राजदूत रहा, 6 देशों में। जब आप उसकी आर्थिक व्यवस्था भंग करते हो, वो देश फिर उठता नहीं है सर। वहां के लोग सड़कों पे उतर आते। आपने तो सुना होगा कि वो जो नेपाल का वो रैपर प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम उसका, बलन शाह, उसने कुछ कह दिया है कि हमने भी भारत की टेरिटरी ऑक्यूपाई किया। वो जेनजी वाले सड़कों पे उतर आए। इसलिए नहीं उतरे कि उससे नाराज है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब हो गई। चीन के पास दौड़ते हैं, चाइना दे दे कुछ खाने को। चाइना कहता है नेपाल, हाँ आप तो साउथ अफ्रीका के पास है ना। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सच्ची बेसिकली इन सबके बावजूद उनके पास, डॉक्टर बोरा, उनके पास राष्ट्रवाद तो है ना, राष्ट्रवाद का भाव तो है। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी वो खड़े हुए हैं, टूटे कहाँ हैं?
नहीं नहीं सर, मैं आप ये आप कह रहे हैं ना टूटे नहीं, आपको मालूम नहीं है ना सर। ये हमारे जो अमेरिका से दोस्त हैं, दे नो माय फ्रेंड बिल्लू भाई क्लिंटन, जिसको मैं प्यार से बिल्लू भाई कहता हूँ, बिल क्लिंटन। जब उसकी इलेक्शन हो रही थी उन्होंने यही कहा था। किसी ने पूछा आपके लिए वोट क्यों कर रहे हैं, उसने कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये उसका कैच फ्रेज, आपको याद होगा सर, इट्स द Yeah. इकोनॉमी। सो इट इज द इकोनॉमी, किसी भी देश में इट्स द इकोनॉमी। यही चीज सर चाणक्य, मेरे दादा के दादा के परदादा के परदादा, उन्होंने यही कहा था कि राजा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देश की सेवा, अपनी जनता को खुश रखना। आई कंक्लूड बाय सेइंग, जहां भारत ओके, के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, उस सड़क का नाम बदल के क्या कर दिया है, लोक कल्याण मार्ग। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं ठीक है। नजर अब्बास साहब भी जनसेना में आता हूं। नजर अब्बास साहब तेहरान से मेरे साथ जुड़े। नजर अब्बास साहब, ईरान युद्ध झेल रहा है, प्रतिबंध झेल रहा है, मुद्रा संकुचन झेल रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, उसके बाद भी अड़ा हुआ है। तो अभी डॉक्टर वोहरा ने बताया कि साहब वहाँ के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, लोग बहुत परेशान हैं, भविष्य में विद्रोह जैसी स्थिति हो सकती है। जरा आप बताइए, वहाँ अपने तेहरान के दृष्टिकोण से बताइए ना, क्या सच है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको तमाम आपके दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। जी देखिए, जो पैनलिस्ट का आप नाम ले रहे हैं, उनका आदत है बॉलीवुडी स्टाइल में स्क्रीन प्ले बताना, सर। स्क्रिप्ट बताना। इफ ही चाणक्य टॉक्स ने ये लाइक दिस, कहा, मैं जा रहा हूँ चाणक्य सर, ये इसको कहा। खामोश करा दीजिए तो सर। इस तरीके ये से बातें नहीं होनी नहीं, चाहिए, नहीं, नो करना कि पर्सनल ईरान अटैक्स। डॉक्टर वोहरा, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। उनको नहीं, उनको बॉलीवुड स्टाइल में करते हैं। नहीं नहीं, सॉरी ऐसा मत सर, बोलिए आप। अपने इस मुद्दे पे क्या सच इसको है वो बहुत तमीज नहीं है सर। डॉक्टर सर, मैं वोहरा ने भारत का राजदूत रह डॉक्टर चुका वोहरा, हूँ, मुझे मालूम नहीं है इस आदमी की डॉक्टर उम्र वोहरा, क्या है। आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और सर मैं जानता हूँ आपको तो कभी इन सब बातों से इतना वो नहीं होना चाहिए सर, ये तो चर्चा पे चलता रहता है। पर्सनल अटैक्स हम लोग नहीं करते, ओके, हमारी एग्री ट्रेनिंग एग्री। नहीं है। नजर अब्बास साहब, इस बात का ख्याल रखिए। डॉक्टर वोहरा बने रहिए आप। नजर अब्बास साहब, ये जो मुद्दे हैं, इनकी एक्चुअल में स्टेटस वहां पर क्या, आप बताइए ना, आप तो वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि कमाल ये होता है दुनिया में, नैरेटिव का कमाल, मीडिया का कमाल। कल एक न्यूज आई ईरान इंटरनेशनल की तरफ से कि पेजेश्कियान साहब ने इस्तीफा दे दिया है, देखा होगा आपने। और हमारे यहाँ के बड़े बड़े मीडिया हाउस ने उसको ट्विटर पे, फेसबुक पे न्यूज बना के चला दी कि पेजेश्कियान साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये कह के कि यहाँ पे जो है आईआरजीसी का कंट्रोल हो गया है, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद फौरन ये पेजेश्कियान साहब ने आके इसको खंडित किया। तो ये होता है, इसे कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, इसे कहते हैं नैरेटिव की वॉर। एक झूठी बात आती है और उस पर डिस्कशन करने लगती है, बड़े बड़े मीडिया हाउस आते हैं उस पर, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है। तो इसी तरह की बात ईरान के अंदर जो स्थिति है, वो असल में मुद्दा ही नहीं है, वो इशू नहीं है इस वक्त। ईरान के अंदर बहुत यूनिटी है, ईरान के अंदर बहुत इत्तेहाद है। ईरान की जनता 92 दिनों से रोज रातों में आ रही है। ईरान में महंगाई है, पूरी दुनिया में भी महंगाई है, जंग चल रही है तो महंगाई होती है। ईरान के जो यहाँ पे लीडर्स हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मुद्दा यह है कि ट्रंप जो नाटक कर रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि ट्रंप बार-बार कहते हैं कि हमारी बट डील सर, होने वाली। आपने आपने कहा, नजर अब्बास साहब, आपने कहा महंगाई दुनिया में है, बट आपके बराबर नहीं है ना साहब। 100% फूड इन्फ्लेशन नहीं है ना, 100 to 200% फूड इन्फ्लेशन, 50 to 70% टोटल इन्फ्लेशन आपके यहाँ ईयरली इन्फ्लेशन है। आपके एक रियाल क्या है, $1 के 15 से 18 लाख के रियाल के आसपास। ये भाई आप सही तो बताइए नजर अब्बास साहब, सच तो बोलिए। रमेश जी, उसकी वजह यूएस सैंक्शंस है, उसकी वजह जंग नहीं है। यहाँ पे 30-40 सालों से सैंक्शन लगा हुआ है। हर वो एंटिटी, हर वो कारोबारी जो ईरान के साथ कारोबार करना चाहता है, तो क्रिमिनल सैंक्शंस लगाता है यूएस, उसकी वजह से यहाँ महंगाई है। और यहाँ पे महंगाई ऐसा नहीं है कि जंग के बाद से शुरू, हर यहाँ पे 2 साल 3 साल के बाद यूएस सैंक्शंस की वजह से महंगाई बढ़ती रहती है ईरान के अंदर। और ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ईरान की सरकार को, ईरान की आवाम बट को सच्चाई ये इसको है सहने की कि आदत ईरान ने है। अपनी जनता को तवज्जो नहीं दी, उसने तवज्जो दी मिसाइल सिटी को, उसने तवज्जो दी ड्रोन सिटी को, उसने बम बनाने को सिटी दी, उसने 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 हमास को मदद की, उसने हिजबुल्लाह को मदद की, उसने हुती को मदद की। लेकिन उसने अपने लोगों का ध्यान पहले रखना चाहिए ना। आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है इस समय। देखिए रमेश जी, मैं मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, आप पहले अपना सवाल पूरा कर लिए ताकि मैं प्लीज आपको कुछ बोलिए, बात बता सकूं यहाँ पे स्थिति क्या है। बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के अंदर ईरान की जनता के ऊपर पूरी तवज्जो है। इसी वजह से ईरान की जनता सड़कों पे है। अगर सड़कों पे ईरान की जनता यहाँ पे विद्रोह कर रही होती, हुकूमत के खिलाफ होती, तो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में वो वीडियोस चल रहे होते,
पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि ईरान की जनता सड़कों के ऊपर उतर के कह रही है कि हम ईरान की हुकूमत के साथ हैं। जंग को इस तरह से डिटरेंस पे इजाद करिए, ऐसी डिटरेंस इजाद करिए कि दोबारा अमेरिका और इज़राइल हमारे ऊपर हमला ना कर सकें। 168 बच्चियों को मार दिया गया, यहाँ के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, हजारों बिल्डिंग्स, घर बर्बाद कर दिए गए। तो ईरान अड़ा हुआ है जंग को, ये नहीं नैरेटिव लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि यूएस और इज़राइल क्या चाह रहे हैं। ईरान बार-बार कह रहा है हम बात करने को तैयार हैं, हमारी ये शर्तें हैं, इन शर्तों को मान लिया जाए, सैंक्शंस हटा दिए जाएँ, हमारा जो पैसा दुनिया में फ्रीज करके रखा है अरे वो आप हमें जो वापस कह कर रहे दिया हैं, जाए। अमेरिका भी तो हमारे आपसे युद्ध कुछ में कह रहा है। नुकसान हुआ। अमेरिका कह रहा है चलिए हम हटाएंगे, आप जरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए। अमेरिका कह रहा है चलिए हम सोचेंगे, जरा आप एक काम करिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ आपका जो इनरिच यूरेनियम है, जो आप हमेशा कहते हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, देश से बाहर भेज दीजिए या अमेरिका को सौंप दीजिए। अमेरिका को किसने ये अधिकार दिया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे आके अपना हक जताए? स्टेट ऑफ हुर्मुज तो खुल गया था जब पाकिस्तान डेलीगेशन गया था। अमेरिका को किसने अधिकार दिया ब्लॉकेट लगाने का? अमेरिका को किसने अधिकार दिया कि इनरिच न्यूक्लियर जो है, इनरिचमेंट यूरेनियम जो है वो मांगे? ईरान का हक है न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाना। ईरान चला रहा है, ईरान 60% तक ले गया, बार बार कह रहा है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ठीक ये है। जो दादागिरी है, हमने ये क्यों, अमेरिका की दादागिरी सबको कबूल करनी चाहिए। हमें ठीक है। अमेरिका की हर बात को कबूल वोरा करनी साहब, वो चाहिए। जो ये आपके मित्र ने attitude मित्र दुनिया के को अंदर क्यों है? संदेश भेजा था, नजर अब्बास साहब तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। मैंने अभी इनको सुना कहते हुए कि बहुत नुकसान हुआ है। कुछ समय पहले ये फोटोएं दिखा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल है, कोई नुकसान नहीं हुआ। और $12 बिलियन जो फंसे हुए हैं कतार में, कह रहे हैं कि उनको रिलीज कराइए। 500 मिलियन रिलीज किए हैं। ये आई एम ओनली कोटिंग टू यू व्हाट द कंफर्म प्रेस रिपोर्ट्स जो है। 500 मिलियन दिया है कतर। कतर में जो बातचीत कर रहे हैं कि वी आर गोइंग देयर फॉर नेगो, किससे बात कर रहे हैं कतर में? अमेरिकन तो कोई आया नहीं है, इजरायली तो कोई है नहीं, तो किससे आप बातचीत कर रहे हैं? और फिर दवाइयां आई हैं एट द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास, जो पानी का जहाज। लेट मी कंप्लीट सर, हम आपको इंटरप्ट नहीं करते, तमीज इतनी तो रख लीजिएगा। सो बेसिक इशू देयर इज सर, जो मेरे को बताया गया है अभी, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा था, दिस इज फ्रॉम साउथ सुडान। जिस आदमी ने कहा कि मेरा फॉर्मर इरानियन मैनेजर, उसने कहा हाँ, मैं और मेरा बेटा और मेरा परिवार जीवित हैं, बट बेयरली, लाशों की तरह है। सच्चाई हमारी यह है कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है, कई स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और प्लेसेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं बॉम्ब से, हजारों लोग मर गए हैं, और इंटरनेट को बंद कर दिया था ताकि सच्चाई बाहर। ये उसका कहना, मैं नहीं कह रहा हूं सर, दिस इज कम टू मी फ्रॉम साउथ सुडान, जहां पे ये व्यक्ति काम करता था, अब ईरान वापस चला गया। अब सच्चाई क्या है? आपके मेहमान वहां बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं, कहने दीजिए। बट देयर इज इन्फ्लेशन, आपने खुद बताया है, फूड सिवियर क्राइसिस हो रही है, लोग सड़कों आए हैं नहीं, आई डोंट नो, बट द रियलिटी बट सर नजर इसकी अब्बास हालत साहब वो का नहीं कहना है। है कि हमारे लिए सब कुछ राष्ट्रवाद है, खाना हो ना हो पेट में, लेकिन राष्ट्रवाद प्रमुख है। मुझे नहीं समझ में आता सच क्या है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अपने सबसे ऊपर है, महंगाई है, आपका मुद्रा की स्थिति क्या है, आपकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो सबसे निचले स्तर पर है, लंबे समय से आप पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इन सब के बावजूद ये बात सच है कि आप खड़े हैं, ये बड़ी बात है। जनरल सेना, अमेरिका के रुख के, अगर अमेरिका के, रमेश जी मुझे 1 मिनट दे, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर जनरल सेना क्या, हाँ बोलिए। नेशनल मीडिया पे आके कहना कि सूडान में, सऊदी अरब में, यमन के अंदर एक ईरानी ने ये बात कही है, और इसके बेस पे अगर कोई परसेप्शन बना रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये जो है गलत तरीका होगा किसी बात को पोर्ट्रे करने का। ईरान के अंदर नुकसान हुआ है, जंग हुई है, नुकसान हुआ है, किसी ने ये नहीं कहा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का नैरेटिव पेश करना कि ईरान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, ईरान के अंदर माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, मैं अभी यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में कैस्पियन सी तक गया हूँ, हुर्मुज तक होके आया हूँ, बिल्कुल जिंदगी नॉर्मल है। इस तरह से नैरेटिव बना के, फेक नैरेटिव, जैसे कि कल ईरान इंटरनेशनल ने एक झूठी खबर चलाई और पूरी दुनिया ने उसको सच मान लिया, इस तरह के परसेप्शन से, इस तरह के नैरेटिव से जो है वो दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। हकीकत समझने के लिए ग्राउंड पर उतरने की जरूरत है। इसीलिए तो हमने आपको आमंत्रित किया ताकि आप ईरान का दृष्टिकोण भी देश के सामने आए। केवल उनके, हम एक दृष्टिकोण नहीं, सभी दृष्टिकोणों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होगा जनरल सेना का। जनरल सेना, ये कहां बातचीत फंसी है? आपको लग रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है आपको लग रहा है कि जहां पर अमेरिका चाहते हुए भी डील फाइनल नहीं कर पा रहा है?
अमेरिका को डर लग रहा है कि साहब ये डील ऐसी ना हो जाए कि साहब हम रोज ओबामा साहब को कोसते हैं, उनसे खराब डील हम ईरान से कर बैठे। ये डर तो नहीं है ट्रंप साहब के दिमाग में? जय हिंद रमेश साहब। देखिए रमेश जी, एग्जैक्टली जो बात आपने कही कि जो अमेरिका का है कि जो डील करना चाहते हैं और डील में जिस तरह से टफ स्टैंड है ईरान का, वो एग्जैक्टली उसकी चिंता वही है। दे वांट टू गेट अवे, बट वो गेट अवे करने का मौका ईरान शायद दे नहीं रहा है, वो अपने बातों में टिका है। कोई कहता है कि ईरान देखिए ईरान 4 दशकों से इन चीज़ों को झेल रहा है, सैंक्शन तो झेलता ही रहा है। 2015 की जो न्यूक्लियर डील जिससे हम निकल गए थे ट्रंप साहब, उस तरह की कुछ डीलों के लिए अभी वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उनकी मिसकैलकुलेशंस तो हुई हैं। ये लड़ाई कोई ऐसी नहीं है, लड़ाई केवल डॉलर के ऊपर में है और वहाँ के तेल के एनर्जी के ऊपर में है। पूरा का पूरा जो गेम है जो अमेरिका खेल रहा है और पूरे विश्व में खेल रहा है। अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, मिलिट्री पावर है, वो जिस तरह से हेजमेनिक तरीके से यहाँ किया है। देखिए खास करके उनको जब चाइना में गए थे, उन्होंने सोचा था कि शायद चाइना में जा कर के वो उनको मना लेंगे कि कहीं ना कहीं आप ईरान को कुछ कीजिए, कुछ लगाम लगाइए। बस ईरान कुछ ना कुछ ज़्यादा टिक गया है। देखिए आज के दिन में क्या है, पूरी बात आपने पूछा किस चीज़ पे अटकी हुई है, वो है 440 केजीज़ का जो इनरिच यूरेनियम है। अभी रशिया कहता है कि हमें दे दो, हम ले लेंगे। उन्होंने प्रपोजल रखा था, ईरान तैयार है। वो कहता है हम चाइना को दे देंगे, उसके लिए ईरान तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं हम रखेंगे। दूसरा वो एक गारंटी मांगता है कि क्या गारंटी है यदि हम इसको डील कर लेते हैं कि ये होल्ड करेगा, एक गारंटी मांगता है। दूसरी जो बड़ी बात है, स्टेट ऑफ हार्मोज तो खुला ही हुआ था ना। स्टेट ऑफ हार्मोज कोई बंद नहीं हुआ था इस जंग के पहले। स्टेट ऑफ हार्मोज को उन्होंने स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया है, ज्योग्राफी को यूज़ किया है। देखिए ये जो 26 तारीख को फिर से उन्होंने किया इसी सीज फायर के दौरान, और अभी भी चल रही है, जो उन्होंने बंदर अब्बास किला में, कैशवा आइलैंड के इलाके में जो इन्होंने चीज़ों और सरीक के ऊपर में इन्होंने किया है, जहाँ पर उन्होंने रडार को मारा है, तो उसके एवज में उन्होंने अभी जो नई डॉक्ट्रिन लेकर के ईरान आए हैं, और वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। कुवैत के एयरबेस पे, अमेरिकी एयरबेस पे भी मारा है, तो महंगा पड़ेगा यदि उसके एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मारा है। उन्होंने तो पहले 13 एयरबेसेस में मारा था और बहुत इफेक्टिव रहे हैं। देखिए पहले 40 के आसपास कहते थे उनके जो एयर एसेट्स गए हैं, जिसमें ज़्यादातर वो रैपिड ड्रोन्स हैं, वो बढ़ करके अब 48 हो चुका है। ये 48 हो चुका है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि देखिए ईरान को खोने के लिए कुछ नहीं है, ईरान के पास खोने के लिए आज कुछ नहीं है। ईरान इस जंग को यदि बातें मान लेता है जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो ईरान विल गो डाउन द ड्रेन। तो ईरान जो 40 साल से चीज़ों के लिए लड़ रहा है, वो आज यदि वो बात मान लेता है, और डील बैड डील होगी। बैड डील ये होगा कि आप ये कह दीजिए कि नहीं हम सब बातें आप मान लीजिए, आप अपने जो आपके पास में ऑयल हैं उसको आप खोल दीजिए जिस तरह से हम चाहते हैं, आप पेट्रो डॉलर के अंदर में भी घुस जाइए, हम करेंगे। शायद ऐसी बात स्टीव विटकॉफ मोटे तौर पे जनरल सेना में कहूं, ईरान कभी शरणम गच्छामि वाले मंत्र पे आगे नहीं आएगा, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। प्रमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, केवल अमेरिका की जल्दबाजी ने पूरी दुनिया को इस समय एक बड़े संकट पे डाला हुआ है। वो है एनर्जी क्राइसिस, वो है फूड क्राइसिस, वो है फर्टिलाइजर क्राइसिस। ट्रंप साहब जितना भी कहें कि साहब मेरे पे कोई दबाव नहीं है, ना मिड टर्म का दबाव है, ना किसी का दबाव, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, बट सच ये है कि अमेरिका के ऊपर दबाव तो है ना। देखिए पहले आपने कहा कि बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि अमेरिका इस वॉर में गया क्यों सा। अब रमेश जी आप इस बात को समझिए कि अमेरिका है बिकॉज पिछले 7 राष्ट्रपतियों को हमेशा यहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी यही रिपोर्ट देती थी कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड टू द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली टू आवर अलाइज एंड फ्रेंड्स दैट इज इजराइल। और वहां के जो आसपास के मुल्क हैं उनको भी एक ईरान गजब की दादागिरी करता था। और वो रजीम, जब कांग्रेस ने तुलसी गोबाट को बुलाया तो तुलसी गोबाट ने तो कहा कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी।
आप देखिए, देर आर मल्टीपल एजेंसीज दैट गिव्स द रिपोर्ट, और आप Okay. तुलसी गबार्ड की पूरी टेस्टमनी देखिए। जब आप वो आए थे तो उनको ऑलमोस्ट 45 मिनट का जो इंटरेक्शन है आप उसको देखिए। मीडिया का क्या है, वो एक एक स्टेटमेंट उठा लेता है और उस पर अमेरिका और ट्रम्प साहब को बदनाम करने की एक बड़ी मुहिम चलाता है। तो आप थोड़ा होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे। और नॉट ओनली कि तुलसी गबार्ड ने क्या कहा, मैं तो कहता हूं पिछले 7 राष्ट्रपतियों ने वारंवार कहा है कि ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल। ये तो दुनिया मानती है। और दूसरा, हिजबुल्ला और हुती और हमास, इन्होंने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा था। आज अक्टूबर 2023 में जब हमास के लोगों ने टेररिस्ट ने पैराशूट से उतरकर निर्दोष लोगों को मारा, और उसमें से 30 लोग हमारे भी मारे गए, अमेरिका 30 सिटीजनशिप मारे गए। जब आपके यहाँ पर सर, जब पाकिस्तानी टेररिस्ट आके अगर 25 लोगों को मारते हैं तो आपका युद्ध करना जायज होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अमेरिका के 30 लोगों को अगर मारा जाए और हमारे सहयोगियों के 1000 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जाए, तो हमारा युद्ध गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड है ना। और उसके बावजूद जो आईआरजीसी की बात है सर, आईआरजीसी इज नॉट एट ऑल किसी प्रकार से वो ह्यूमैनिटेरियन बात ही नहीं करते हैं। आज वहां के जो सामान्य नागरिक हैं, सर आईआरजीसी भी डबल स्टैंडर्ड करते हैं। आईआरजीसी के कम से कम 2000 उनके ऑफिसर्स के बच्चे अमेरिका और लंदन में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे डोंट केयर फॉर द कॉमन इरानियंस, दे ओनली केयर फॉर देमसेल्व्स। तो सब आप उस तरह से आकर देखें तो अमेरिका का ये युद्ध एक तरह से ठीक है प्रमीत जी, मैं समझता हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। कार्तिक, थोड़ा सा जीसीसी कंट्रीज इस वक्त किस दृष्टिकोण से सोच रही है? बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि कम से कम ये जो शांति वार्ता है ये अब शांति समझौते में तब्दील हो और कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिले। बिकॉज क्या जीसीसी कंट्रीज का भी बिजनेस ऑयल का है, ऑयल बिजनेस पूरी तरह से ठप है, गैस का बिजनेस पूरी तरह से ठप है। तो सबसे पहले तो मैं एक सेकंड करना चाहता हूं जो वोरा सर ने कहा, बिकॉज आई हैव गॉट मैनी स्टूडेंट्स इन ईरान और उन सब का कहना यही है कि वहाँ की करेंसी ऑलमोस्ट एक पेपर से भी कम की वैल्यू हो गई है। एंड ईच वन ऑफ देम हैव टोल्ड मी कि भाई वी हैव बीन वेरी वेरी बैडली हिट और अमेरिका ने हमको ठीक ठाक मारा है। तो जो भी हम बड़ी बड़ी बातें करें यहाँ पे ईरान के जो भी सपोर्टर्स है, द फैक्ट ऑफ इट इज दे हैव बीन वेरी बैडली हिट। और अभी भी अगर वो अपनी हेकड़ी पे रहेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि भाई इफ यू पुश डोनाल्ड ट्रम्प टू अ लेवल देन ही विल हैव टू डू व्हाट ही हैज टू डू। और सारी चीज ये ट्राई हो रही है कि भैया उस लेवल तक ना पहुंचा जाए, टू गो टू द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अल्टीमेटली कोलैटरल डैमेज भी होगा जीसीसी में, वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखो विद इन जीसीसी देयर इज अ क्लियरिटी कि भाई ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वो एक चीज पे तो बहुत ही क्लियर है, दे कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर वेस्ट ऑल्सो, क्योंकि वो न्यूक्लियर मटेरियल उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम होगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे आर गोइंग टू कम आउट वन डे एंड से कि भाई वी आर अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। तो वो चीज पे बहुत क्लियर है। सेकेंडली, हॉर्मुज कैन नॉट बी अंडर ईरान एट एनी कॉस्ट, तो वो भी उनकी हेजीमनी नहीं टॉलरेट की जाएगी। येस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अदर चीज में उनको हेल्प चाहिए, देयर आर अदर पीपल टू हेल्प देम आउट, लेकिन ईरान हैज लॉस्ट ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑलमोस्ट इन जीसीसी। ओके कार्तिक, डॉक्टर वोरा, मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि ट्रम्प साहब का ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया, फिर वो क्या करेंगे सब लोग जानते हैं। ट्रम्प साहब का आपने लेटेस्ट पोस्ट मुझे मालूम नहीं देखा है कि नहीं, खुद उन्होंने किया है। अगर ये किसी की एआई वाले ने ऐड कर दिया तो मुझे पता नहीं है, बट आई हैव रेड इट ऑन ट्रूथ सोशल। लिखा है कि ईरान वाकई ही एक डील चाहता है which will be good for the United States. I'm only quoting what I've read, sir. और उसने ये लिखा है, वो जो मेरे डेमोक्रेट्स हैं और कुछ मेरी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो तरह तरह की बकवास करते रहते हैं। कभी मुझे मेरा जॉब टफ बना रहे हैं और फिर कभी कहते हैं कि वो जंग करिए, कभी कहते हैं जंग मत करिए, कभी कहते हैं ये, कभी द टर्म ही यूजेस इज चर्पिंग, चिड़िया की तरह वो बोलते रहते हैं। तो आई शुड गो फास्टर, आई शुड गो स्लोअर। एंड में वो लिखता है, आई थिंक आई विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इट विल ऑल वर्क आउट वेल इन द एंड, इट ऑलवेज डस। और फिर एक फाइनल चीज लिखते हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब जब इस बात पे अड़े हुए हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? उनकी 2 डिमांड शुरू से रही हैं, नो न्यूक्लियर बॉम्ब और मुझको खोलिए। यहाँ पे हो रहा है कि दूसरी तरफ doesn't accept this. So what is the बीच का रास्ता क्या है सर? कि आप आधा बॉम्ब बनाइए, पूरा मत बनाइए। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेट अवे फ्रॉम दिस। ये बिल्कुल सही है,
तो जो खाड़ी के देश हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आप सब इजराइल के साथ करें। इब्राहिम का आप समझते हैं क्यों? बिकॉज ही वो पैट्रियार्क थे ना, इस्लाम की भी, बिल्कुल। जुडाइज्म की, क्रिश्चियनिटी की भी। तो उन्होंने कहा इनको इब्राहिम अकॉर्ड्स करके साइन करिए। खाड़ी के देश सब तैयार हो जाएंगे साइन करने को। मेरा अपना मानना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मेरा अपना मानना है जनरल साहब एंड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, कि खाड़ी के देश अगर अपना एक दुश्मन देखते हैं, वो इजराइल नहीं है सर, वो ईरान को दुश्मन मानते हैं। राइटली रॉन्गली, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। दे सी ईरान एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। वो कहते हैं कि जब इजराइल और अमेरिका ने आप पे हमला किया, आपने हमें क्यों ठोका? हमारी क्या गलती है उसके अंदर? आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट। They say you are very aggressive, आपने ये किया, etc etc। और एक ने तो ये भी मुझे लिखा है कि मिस्टर एम्बेसडर, आप you sometimes put across a balanced viewpoint। आपको पता है कि इनके सुप्रीम लीडर जो जिनका इंतकाल हो गया, जिनको मार दिया गया था, वो तो कश्मीर के मामले में भारत की बहुत क्रिटिसिज्म करते थे। Somebody asked me this question, मैंने जवाब नहीं दिया। I said let it be। I mean, the fellow said something, he said something। So reality ये है सर कि डोनाल्ड ट्रंप इज क्लियर कि मुझे क्या करना है। नो न्यूक्लियर वेपन्स, ओपन हॉर्मस। दूसरी तरफ से जो जवाब है वो आप समझ सकते ओके, हैं। जनरल नजर सेना अब्बास साहब, बेहतर। एक बात जो आती है ना कि अगर आप बॉम्ब नहीं बनाना चाहते तो न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम पे समझौता कर लेना चाहिए, ताकि बाकी चीज़ें तो सामने आए। भाई आपके भी जो एसेट फ्रीज है वो खुलें, आपके पे से भी सैंक्शन हटें, आप भी ग्रो करें, आपके लोगों के जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति वो ठीक हो, आपके इन्फ्लेशन ठीक हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट आए, सारी चीज़ें मतलब आपके देश के लिए अच्छा हो। ये अड़ के तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जो दूसरा व्यक्ति है उसका टेम्परामेंट समझना बहुत मुश्किल है। देखिए 2015 में भी यही बात हो रही थी, 2025 में भी यही बात हो रही थी, 2026 में भी यही बात हो रही थी। मैंने बार बार ये कहा है आपके प्लेटफॉर्म पे कि नेगोशिएशन जो चल रही थी 2015 में हो चाहे 25 हो, पिछले साल या इस साल, इसी पे तो बात चल रही थी। जंग की शुरुआत किसने करी? ट्रंप ने जंग की शुरुआत करी, यूएस ने जंग की शुरुआत करी। न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए, इसी का निगोशिएशन 27 फरवरी को क्या बात हो रही थी? यही बात हो रही थी। तो फिर उस वक्त जंग क्यों शुरू की गई? अगर ट्रंप सनकी है, ट्रंप पागल है, मेंटली डिसस्टेबल है, तो वहां पे जो बैठे हैं प्रमित साहब, उनको आगे एक एजेंडा पास करना चाहिए कि उनको हटाया जाए वहां से। दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं ट्रंप। ट्रंप का चीयरलीडर बन के हमें नहीं रहना चाहिए। ट्रंप पागल है तो ट्रंप के पागलपन के सामने दुनिया झुक जाए, ये तो गलत तरीका है ना, ये बात नहीं है। देखिए न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाना चाहता, ये बार बार मैंने भी आपसे कही है, ईरान भी कहता रहा है। ईरान नेगोशिएशन भी कर रहा था, JCPOA भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन ट्रंप को ईरान को उस तरह से अपना गुलाम बनाना है जैसे ही दुबई, कतर, सऊदी अरब, बहरैन, ये लोग जिस तरह से गुलाम है, यूएस की प्रॉक्सी है, वैसे चाहता है ईरान हो जाए। आज न्यूक्लियर का काम खत्म हो जाएगा, कल कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल बना बंद करो, परसों कहेंगे कि अब्बास साहब, अगर आप इनको प्रॉक्सी भी कहें तो ये दूसरे देशों को थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान की प्रॉक्सीज डिस्टेबलाइज कर रही है दूसरे देशों को। ओके, प्रमित आपको जवाब देंगे। प्रमित, पर ये इस तरह की जो फिर से कि ट्रम्प पागल है, ट्रम्प इस तरह की जो शब्द है सर, उसमें भी संयम बरते। हम नहीं कहते हैं कि खुमैनी साहब इनके दुनिया के सबसे बड़े आतंकी थे, हम नहीं कहते हैं ये। हम भी संयमित भाषा का उपयोग करते हैं, तो ये भी अगर संयमित भाषा का उपयोग करे तो वो बेहतर होगा। और ट्रम्प क्या है, इट्स ही द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, टू बी ऑनेस्ट, जो हम समझते हैं। भारत भी बड़ा महान है तो अमेरिका भी उतना ही महान है, और उसका अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी इस तरह की भाषा का प्रयोग न किया जाए। उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसके ऊपर आप कटाक्ष कर सकते हैं कि हाउ अनप्रेडिक्टेबल ही इज, बट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल स्टाइल विच पीपल आर हार्ड टू फाइंड टू डाइजेस्ट। आप लोग या मीडिया के लोग या बड़े लोग उनको उस स्टाइल को बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं डाइजेस्ट करना, बिकॉज एवरी डे ही माइट चेंज हिज स्टैंड। तो वो जरूर है कि हर दिन या हर सप्ताह उनका एक भाषा बदलती है, पर फाइनल ऑब्जेक्टिव रमेश जी वो बिल्कुल सेम है। फाइनल ऑब्जेक्टिव जैसा सभी पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं कि ईरान को किसी प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज न लेने दिया जाए। और अब उन्होंने वो भी ऐड कर दिया है वेरी स्ट्रेटेजिकली कि, एक मिनट साहब, मैं एक और ऐड करूंगा, इट इज नॉट दैट ईरान कैन नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, बट ईरान कैन नॉट प्रोक्यूर और बाय न्यूक्लियर वेपन। So main interest is कि America should be safe from the nuclear capabilities and nuclear warheads. Okay, प्रमित, एक सवाल मैं जरूर जानना चाहता हूं। On its own terms. Okay, ट्रम्प साहब के आने के बाद अमेरिका की छवि मजबूत हुई है, कमजोर हुई है? बस इतने जवाब चाहता हूं।
नहीं रमेश जी, पिछले 25 साल से अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ पोलाइट बिग ब्रदर, तो आपको और पूरी दुनिया को बड़ा अमेरिका अच्छा लगता था। नाउ दिस रजीम हैज टेकन अ स्टैंड एंड वी हैव सीन, मैं यहाँ 25 साल से आई हैव सीन द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका एंड दिस रजीम हैज टेकन अ स्टैंड दैट नो मोर पोलाइट बिग ब्रदर, इट इज अमेरिकाज फर्स्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। जैसे भारत को भारत का इंटरेस्ट फर्स्ट है, वैसे ही अमेरिका को अमेरिका का इंटरेस्ट फर्स्ट है, और उसी तरीके से अमेरिका बात कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? Okay. और जब आपके पास एक और ऐड करूंगा सर, जब आपके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके दुनिया की सबसे सक्षम मिलिट्री है, तो उसका उपयोग किए जाए ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद हम प्रिवेंट करेंगे, ये नहीं चलेगा। दूसरे दोष, चाइना पूरा प्लान करके हमको पूरा कॉर्नर कर देगा, उसके बाद हम अटैक करेंगे, ये नहीं चलेगा। वी विल प्रिवेंट इट एंड इट इज नॉट ओनली ईरान, वी आर ऑल्सो कॉर्नरिंग एंड काउंटरिंग चाइना इन दिस ब्रॉडर गेम। सो वी आर नॉट प्लेइंग चेस, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द चेस बोर्ड मैं कंप्लीटली। आपको बता रहा हूं, आज से 1-2 साल बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि अमेरिका ने अपने इतिहास में जितनी भी जगहों पे हमला किया उसे मिला क्या, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो। देखो वोरा साहब भी मुस्कुरा रहे क्योंकि वो भी जानते हैं, भी आपको पूरा जवाब दूंगा। वियतनाम से शुरू हुआ, देखिए हाँ क्या क्या हासिल किया। सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त हुई, निर्दोष जनता मारी गई, हासिल क्या हुआ? नहीं, अमेरिका continued to be the number one country for last 75 to 100 years because America prevented war to come to its mainland. अच्छा, नंबर 1 कंट्री का मतलब थोड़ा कि आप दूसरे को जब चाहो किसी के राष्ट्रपति को उठा लोगे, जब चाहो कहीं बम गिरा दोगे। नंबर 1 का मतलब ये थोड़ा होता है 10,000 साल। प्रमित साहब, नंबर 1 का मतलब होता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी। ये होता है नंबर 1 का मतलब। नंबर 1 का मतलब दादागिरी नहीं होता। नहीं, नंबर 1 का मतलब ये भी होता है कि अगर पूरी दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम गई है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, तो अमेरिका की वजह से गई है। नंबर 1 का मतलब ये भी होता है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से आपके यहाँ पर जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोग हैं, उनको जो टेलीमेडिसिन की सुविधाएं मिलती है, वो अमेरिका के इनोवेशन से मिलती है। आपके यहाँ पर जो चैट जीपीटी और एआई विद इन अ ईयर, जो हमारे यहाँ की लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, आपके हर सामान्य प्रमित साहब, ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है ना आपके यहाँ पर, भारतीयों के सहयोग को और भारतीयों के काम को नजरअंदाज मत करिए। ये भारत का टैलेंट ही है जो वहां पर आके झंडे गाड़ रहा है सर, जिसको आप कभी वीजा के नाम पे डरा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं आपके यहाँ बहुत सारे लोग हो गए, कभी आप भारतीयों ने अमेरिका में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। अमेरिका रिस्पेक्ट दैट, फॉर द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट माइंड ऑफ इंडिया आर कमिंग टू अमेरिका एंड अमेरिका पे रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन आप उस तारीफ को नहीं बताते। एक बार एक स्टेटमेंट को जब हेल होल के बारे में बात होती है तो पूरी मीडिया 24 घंटे 7 दिन वो चलाता है। अगर कोई देश का राष्ट्रपति मेरे देश की अर्थव्यवस्था को, मेरी देश की अर्थव्यवस्था को कहता है कि ये खत्म अर्थव्यवस्था है, तो ये स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई और है। उन्होंने अच्छी तारीफ भारत का मिडिल क्लास जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नींव है और इसको अपने कंधे पे खड़ा लेकर खड़ा हुआ है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की चिंता वो लोग ना करें। बहरहाल प्रमित साहब, हम आगे, प्रमित साहब जनरल सेना, मैं बस ये कहूंगा, ये तो 10 बार उन्होंने तारीफ की, आप उसको नहीं हाईलाइट करते हैं। एक बार वो क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसको 10 गुना बढ़ा के, आप नहीं, इन जनरल सर वो किसकी तारीफ नहीं कर दे, वो आज किसकी तारीफ कर दे, कल उसकी बेइज्जती कर दे, कुछ पता नहीं है। अब देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का क्या हाल कर दिया, मुनीर साहब का क्या हाल कर दिया। पहले उनको भेजा, जाइए ईरान पे बात करिए, आप कह रहे हैं चलिए अब्राहम एकॉर्ड आके साइन करिए। मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहता प्रमित साहब। ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पर पाल सकता है, उसके ऊपर अमेरिका कभी भी विश्वास पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। कर रहा है ना, कर रहा है सर। नहीं, ही इज यूजिंग एज अ टैक्टिकल मिडिलमैन एंड दैट इज राइटली सो। चलिए ठीक है, समय में ओके। जनरल सेना साहब, एक बात पे जरूर आपको समझना चाहता हूं कि साहब, एक चाहे वो सेंटकॉम हो, चाहे वो अमेरिका का रक्षा विभाग हो, वो ये तो मान रहा है ना कि अगर हम हमला करेंगे तो हमें जवाब भी बराबर का मिलेगा। और युद्ध में जब इसकी संभावना बड़ी बड़ी हो तो लोगों को लगता है कि साहब बातचीत से निपटा लेना चाहिए, और ये अमेरिका यही सोच पे आगे चल रहा है। अगर कोई दूसरा कमजोर देश होता जिसके पास शायद इस तरह की मिसाइल नहीं होती, इस तरह के ड्रोन नहीं होते, तो अब तक खत्म हो चुका होता। देखिए रमेश जी, जो मिलिट्री तरीके से इसकी आकलन करें, हाँ ग्रेटनेस की बात हो रही है कि कौन सा ग्रेट है, कौन आगे है। देखिए आपने जो बात बताई है उसके अंदर में बहुत बड़ी सच्चाइयाँ हैं। देखिए अमेरिका की मिसकैलकुलेशंस वेनेजुएला के बाद ये तो हो चुकी थी,
और ये कोई कहता है कि ट्रंप साहब गेम खेल रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। अमेरिका का डीप स्टेट खेलता है पेंटागन से। मगर उनको ये बताया गया था, उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने डैनियल कैन ने बताया था कि इट इज़ हाई रिस्क गेम। यदि आप सक्सीड कर सकते हैं, और 28 फरवरी की याद कीजिए, 900 स्ट्राइक्स हुए हैं, 1200 बॉम्ब गिराए हैं, स्पेक्टेकुलर था। उसको मैं मानता हूँ मिलिटरली क्या हुआ, 40 से ज़्यादा लोग मारे गए, सुप्रीम लीडर मारे गए। मगर उसके बाद जिस तरह से एक देश खड़ा होकर के अपने स्थान में, मैं ईरान की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई कह रहा था कि इट इज़ अमेरिका स्टार्टेड वॉर। अमेरिका ने स्टार्ट वॉर नहीं किया था, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में ये वॉर की शुरुआत की है। उसी का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह, हुती, हमास ये हैं। मगर जब आप मिलिटरली देखते हैं, देखिए यदि आप साइड लेने लगे, कोई कह रहा नहीं अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, कोई न्यूक्लियर, देखिए हर एक देश को, हमारे यहाँ भी जब हम अपना न्यूक्लियर बम बना रहे थे, अमेरिका नहीं चाहता था, पूरी जोर लगा दी थी जब हम न्यूक्लियर में जा रहे थे, आपको याद ही होगा, ये 98 की बात है, पूरी जोर लगा दी और उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। ये अमेरिका का देन है आज जो हमारे एवज में खड़ा किया है। सर तो हमने न्यूक्लियर बम जरूर बनाए, लेकिन साथ ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी अडॉप्ट की है सर। ऐसा ही नहीं होगा कि ईरान ने बना लिया, ये हमारी जिम्मेदारी दिखाता है दुनिया के प्रति। तो वो तो कह रहे हैं, उनकी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे ही नहीं। ईरान ने डिक्लेयर्ड है अयतुल्लाह अल खमेनी का कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे ही। तो आपके पास ये 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम कर क्या रहा है फिर? अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैक्सिमम आपको जितने भी रिसर्च के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 से 5%, मेडिकल पर्पस के लिए मैक्सिमम 10 to 20%, 20% से ऊपर नहीं चाहिए। 60% एनरिचमेंट फिर किस लिए किया आपने? आप पे इस पे सवाल तो उठेगा ना। रमेश जी, नहीं रमेश जी, आपसे काउंटर सवाल करता हूं। 2015 में जब न्यूक्लियर डील हुआ तो उसने कहा आइए आप पूरा देखिए, क्यों आप चलेगा, न्यूक्लियर डील क्यों समाप्त कर दिया? आज उसी न्यूक्लियर डील के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने आइए वहां जाकर के पूरा चेक होता था, वो आराम से चल रहा था। यही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, यही डीप स्टेट वहां भी कर रहा था। न्यूक्लियर डील कर ली, उससे आप निकल गए, आज उसी के ऊपर आप लगे हुए हैं कि नहीं न्यूक्लियर डील कर लो, न्यूक्लियर डील कर लो। देखिए बात यह है कि फॉल्ट लाइंस इतने ज्यादा हैं और ये कहानियां हैं। लड़ाई है पेट्रोकेम डॉलर की, लड़ाई है तेल की, वो किसी तरह। और अमेरिका के डीप स्टेट्स जो हैं, अमेरिका से कोई है अमेरिका के गुनगार हैं, अमेरिका जरूर, मेरा भी बहुत अच्छा मानना है कि वो नंबर 1 है। मगर कोई कह रहा 75 साल से बड़े वो आगे हैं। अरे कोल्ड वॉर में खत्म के 91 के बाद, रशिया को तोड़ने के बाद निकले, वो पूरे दुनिया को तोड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हम गलती नहीं करेंगे जिससे चाइना को खड़ा कर दिया था, भारत को खड़े होने नहीं देंगे। भारत इमर्ज आउट करेगा, आप ये दे लेके चलिए। भले ही कोई इंडियन जाकर के अमेरिका में बैठे, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, ये कहे कि भारत को भी ऐसे तोड़ देंगे क्या? वो आज से 20 साल बाद देखिएगा भारत कहां खड़ा होगा, अमेरिका आपके अगेंस्ट में होगा। मगर अमेरिका किसी को बढ़ने नहीं देता, ऐसा नहीं होता है। आज भले ही हमारे राजनायक साहब रहे हैं, मगर ये कह देना कि किसी को और आगे निकलने की, ठीक है, ईरान ने सब बहुत गलती की कि उसने ये एक्सिस और रेजिस्टेंस बनाए, वो उसकी सबसे बड़ी भूल रही है, सबसे बड़ी भूल। 53 को देखिए ना, अमेरिका ईरान में क्या घुसा था, इसी तेल के लिए ना। उसके बाद 79 हुआ ना, 53 में साफ ईरान लेकर आया हो। तो ये गेम वहां का है, सा ईरान ये सब नहीं है। बट जनरल सिन्हा, एक सच्चाई ये भी है 10 साल का जो कि अमेरिका का प्रोडक्शन अगर ईरान के पास ग्राउंड ऑपरेशन कर नहीं सकता, वो ईरान के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वेनेजुएला पार्ट 2 आज ईरान में हो चुका होता। सर ये भी तो सच है। 100% साहब। अब जैसे वो क्यूबा में वो खड़ा है और उसको किसी भी नेशन स्टेट को खड़ा होने का अधिकार है, बिल्कुल, चाहे कोई छोटा सा देश हो। मगर वो उसने दिखाया है आपको इतने लंबे समय तक। और देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज तो 100% खुलेगा और ईरान को खोलना चाहिए स्टेट ऑफ हार्मोज। आप उसको हथियार नहीं बना के रख सकता। स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल दीजिए और इनको जो नेवल ब्लॉकेड है, मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप
ज्यादा दिन तक नहीं, उसने नहीं बंद किया था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। हाँ, उसने उसको यूज किया है। उसने 13 जो अमेरिकन बेसेस है उसको उड़ाए। पहले क्यों नहीं उड़ाया उसने? बिल्कुल। जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, जनरल सेना, मुझे लगता है प्रमित कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें कार्तिक के पास आना चाहता हूं मैं। एक प्रमित बहुत संक्षेप दिखा दीजिए। ओके जनरल सेना, प्रमित। बस एक क्विक कमेंट कि सर ये भारत को अमेरिका तोड़ना चाहता है या कमजोर करना चाहता है, इस बात को बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आज अमेरिका की एकमात्र जो बड़ी लड़ाई है वो है चाइना से है। चाइना एंड इंडिया आर कंपटीशन टू ईच अदर, अमेरिका एंड इंडिया आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 1971 में 7th फ्लीट यहाँ आया था। और सर 150 करोड़ लोगों को अगर अपलिफ्ट करना है तो भारत और अमेरिका की दोस्ती ही उसको अपलिफ्ट कर सकती है। 1971 में अमेरिका की दोस्ती से 150 करोड़ का तुरंत भला नहीं होने वाला। सुनिए साहब, क्या? यस सर साहब, हमने उनसे मांगा ना, हमने मांगा उनसे, आज तक इंजन नहीं आई है साहब। इंजन का जो हमसे मांग रहे हैं, हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंजन नहीं आई। क्यों नहीं देता है अमेरिका? 50 चीजें बात भारत ये से है अमेरिका कि आई है, देखिए, 50 चीजें आपको इसके ऊपर में देखिए, अमेरिका से भारत आई है। ओके, भारत और अमेरिका ठीक है प्रमित साहब, जनरल साहब मेरे पास बताइए जो हमारी क्रिटिकल है कि क्यों यो अमेरिका, क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ वो? क्योंकि 4 दिन की लड़ाई के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया वो। 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, अमेरिका हैज पर्सनल इंटेलिजेंस आपको अगेंस्ट इंडिया, इंटेलिजेंस पाकिस्तान से आएगी। ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है। ओके, बिल्कुल सही बात है जनरल सेना। कार्तिक, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है गल्फ कंट्रीज भी थोड़ा अपने को और ठगा महसूस कर रहे हैं जब ये अफ्राम अकॉर्ड्स की बात सामने ले आए ट्रंप साहब? ये एक तरह से पशोपेश में डाल दिया है पूरी गल्फ कंट्रीज को। नहीं, वो डेफिनेटली चेकमेट किया है, बट एज फार एज यूएई एंड बहरीन आर कंसर्न, तो हम तो ऑलरेडी वी वर द पायनियर्स फाइटिंग दी। कब आया है? उनके फर्स्ट टर्म में अब्राहम अकॉर्ड आया। ठीक है कार्तिक सर, जनरल सेना कार्तिक जब आप देंगे, कार्तिक जल्दी से। मेरे से सवाल शायद किया है किसी। नहीं, कार्तिक से सर, जनरल सेना साहब कार्तिक मेरे साथ दुबई से जुड़े। कार्तिक प्लीज। हाँ, सो यूएई तो उसमें पायनियर था ना, वी वर द फर्स्ट सिग्नेटरीज टू द अब्राहम अकॉर्ड। और जस्ट एक चीज, क्योंकि काफी टाइम थोड़ा चला गया है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। देखिए, भारत को एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि वी डोंट नीड टू बी सबसर्विएंट टू एनीबडी। और फैक्ट आज भूलोग का यही है कि सब कंट्री अपना देखते हैं, तो हमको ये बंद कर देना चाहिए कि भाई हमारे लिए रशिया आएगा या अमेरिका आएगा। कोई किसी के लिए नहीं आता साहब, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। यू हैव टू बिकम जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमको अपनी लाठी पकड़ के चलना है। बिल्कुल सही कहा वोरा साहब। अपना हाथ जगन्नाथ वाला फॉर्मूला हमेशा लागू रहता है सर, वो अब देश को मान भी लेना चाहिए। कोई आपके सहयोग के लिए नहीं आएगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये तो हमने हर बार देखा है। और जनरल सेना साहब, वो जो सैंक्शंस की आपने बात की थी न्यूक्लियर की, सर वो 1974 में था। आई वाज देन इन द मिनिस्ट्री। हमें मालूम है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप ने हमें बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगाए थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी सर उस टाइम पे। बांग्लादेश की लड़ाई खत्म हुई थी, वी वर वेरी वीक इकोनॉमिकली। और फिर हम लोगों ने कभी बोला कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है, हमने बॉम्ब डेवलप नहीं किया। बहुत प्रेशर था। मेरी तो उम्र 75 साल की है सर, आई वाज इन द फॉरेन सर्विस, वो पूरा देगा। फाइनली एक क्वेश्चन सर, मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं भारत के, एक सवाल आपसे पूछना चाहता। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि इस समय दुनिया में 30 करोड़ लोग हैं जो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ से बाहर रह रहे हैं, उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, माइग्रेंट्स। मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि सारी दुनिया के लोगों को चूज, आपको एंकर सर चूज करना है। सिर्फ 2 देश में आप जा सकते हैं, यू हैव टू लीव योर ओन कंट्री। वो एक देश है अमेरिका, दूसरा है ईरान। कहाँ जाएंगे आप सर? बिल्कुल सही बात आपने कही। आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ समझ सर। अब्बास साहब से पूछ लेते हैं ये बात सर। ऑब्वियसली जो आप संकेत दे रहे हो सही बात है, उसमें कोई नहीं। अब्बास साहब से पूछ लेते हैं वो कहाँ जाएंगे। अब्बास साहब बोलिए प्लीज। वही मानसिकता है, ये मानसिकता वही मानसिकता है कि आजादी से पहले सर का टाइटल मिलता था और लोग जाते थे ब्रिटेन, कहते थे कि अब हम जो है विक्टोरिया सरकार के सामने नतमस्तक हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये मानसिकता बदली नहीं है, अभी भी जो है गुलामी वाली मानसिकता हमारे देश में खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से। जिसकी लाठी उसके भैंस देख के उसके सामने झुक जाना, ये जो है कायरता की निशानी है। हमें अपने मुल्क के बारे में, अपने नेशनल हित के बारे में, राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए।
ट्रम्प की तारीफ करना, यूएस की तारीफ करना, अभी खुद कहा यहाँ पे यूएस में कि आज भी सैंक्शंस 1 लगाया लाख था, बच्चे हम बहुत भारत से अमेरिका परेशान आ थे, रहे हैं। लेकिन उसके बाद हर साल 1 लाख बच्चे हम भारत से जो है अमेरिका बाहर पढ़ने जाना वाले हैं चाह और रहे यहीं हैं। बस जाते हैं बिकॉज देयर इज सम अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया में जो बिल्कुल racism होता है नजर भारतीयों के अब्बास साथ, साहब, मेरे उसकी पास घटनाएं मेरे जो पास समय समाप्त हो गया। जनरल सिन्हा, डॉक्टर वोहरा, आप सभी मेहमानों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। आप लोग जुड़े, आपने इस चर्चा को एक नया दृष्टिकोण दिया। अपने अनुभवों से मैं कहूंगा हमारे दर्शकों को सराबोर किया, और मैं समझता हूं ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि आप जैसे मेहमान, चाहे कार्तिक हों, चाहे प्रमित हों, चाहे नजर अब्बास साहब हो तेहरान से, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।